गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेक अप पाकिस्तान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, सुबह बखैर कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने दफातर और घरों में महफूज होंगे। और आज आपकी सुबह हो चुकी होगी क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मा मुबारक है। आपसे हर जुम्मे को ये दरख्वास्त की जाती है कि हमारे लिए दुआ कीजिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और बिलखुसूस जहाँ मुसलमान बसते हैं उन तमाम तर लोगों के लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ और हमारी ज़िंदगियों में बरकतें फरमाए। सना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप सबको जुम्मा मुबारक। जैसा कि रोहिल ने भी कहा कि अपने लिए भी दुआएं कीजिए, सब के लिए दुआएं कीजिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआएं कीजिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। और छोटी छोटी नेकियां करना सीखिए। आप जा रहे हैं रास्ते से, आपको नज़र आ रहा है कोई पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को आप उठा के साइड में रखते हैं, ये भी एक छोटी सी नेकी है। कोई ज़रूरतमंद है, आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप उसकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आपकी मदद से उसके चेहरे पे छोटी सी भी मुस्कुराहट आ जाती है तो वो एक बहुत बड़ा नेकी का दर्जा आपको मिलेगा। प्लस अगर किसी का बच्चा रो रहा है तो उसको आप गोद में उठा के खामोश करा दें, ये भी एक छोटी सी नेकी है। तो छोटी छोटी नेकियां बन के एक बड़ा पहाड़ जो है वो बन सकता है और आपके लिए आखिरत में बहुत कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और आज क्योंकि जुमे का दिन है, सब लोग बहुत एहतमाम करते हैं, मुमकिन यकीनी तौर पे आप सब भी एहतमाम करेंगे। मसाजिद में दुआएं भी की जाती हैं, तो खुसूसी तौर पे अपने अपने लवाइकीन के लिए, अपने प्यारों के लिए, उसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के सिलसिले को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। और सना बहुत खूबसूरत बात कर रही हैं कि दुआओं का सिलसिला जारी रखें। नाज़रीन, 27 दिसंबर की बात करते हैं। आज का दिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह तरीन दिन है। ये दिन उस हवाले से सियाह तरीन दिन है जब 2007 की बात करें तो एक ऐसी खातून रहनुमा जिसको मार दिया गया, उन अनासर ने, उन दुश्मन अनासर ने शहीद कर दिया, और एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतादिद बार उन पे हमले किए गए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में आज उनको याद किया जा रहा है, उनके हवाले से, उनके काम के हवाले से, और जो खिदमात सरअंजाम दी उन्होंने पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, वो भी आपके सामने हैं। और फिर अगर हम सिंध की बात करें नाज़रीन, और पीपल्स पार्टी की बात करें, तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बड़ा अहम किरदार रहा, और साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा अहम किरदार रहा। बाप बेटी की इस मोहब्बत भी देखी हमने। उसके बाद ये जो पॉलिटिकल सिलसिला, सियासत का सिलसिला, ख़ानदानी सियासत का सिलसिला, फिर ये आगे बढ़ा, जमात तक मुंतकिल हुआ। और आज इस हवाले से हम अगर लाड़काना की बात करें तो वहाँ पर तकरीबात का सिलसिला है। पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत उस वक्त वहाँ पर मौजूद है, और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तकरीब होगी, दुआ की जाएगी, फातिहा ख़ानी होगी, और उसके बाद जो वहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की जाती है, तमाम तर लोग जमा होते हैं, और जो आला क़यादत है पीपल्स पार्टी की वो तकरीब से ख़िताब भी करती है। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से नाज़रीन ये बताएं कि पाकिस्तान ने, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर लीडर मानी गई हैं, और उनको दुनिया ने जो है सराहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी थी, और उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तानी सियासत में उनका बहुत अहम किरदार है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिस तरीके की उनकी जो सोच थी, रोटी कपड़ा मकान का उनका नारा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए। और अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की जाए तो उनकी और भी ज़ाहिर सी बात है उनकी औलादें थी, लेकिन उनको स्पार्क जो नज़र आया वो बेनज़ीर भुट्टो में ही नज़र आया, और उन्होंने ही उनके नक्शे कदम पे चलते हुए पार्टी को एक नया मोड़, एक नई डायमेंशन दी। बतौर खातून इतनी स्ट्रांग थी अपने डिसीजन मेकिंग में, और मेंटली बड़ी इमोशनल थी। अब अगले रोज जब उनके बाप को फांसी दी जा रही है, पूरी रात वो वहाँ पर थी, बाहर गेट पे। एक मुलाकात का वक्त था, क्योंकि जो तारीख बताती है, जो हमने देखा सुना पढ़ा, कि एक मुख्तसर वक्त के लिए उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई, उसके बाद वो जेल के बाहर ही खड़ी रहीं। सोचे नाज़रीन क्या गुजरी होगी कि आप अपने आप को भी अगर इमेजिन करें कि एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद और फिर इतने सालों बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का फैसला भी आता है, तो पूरी जिंदगी आप देखें कि कश्मकश में गुजरी, कि फैसला भी गलत था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और पोते ने जो है, नवासे ने जो है सारा इस पे काम किया। तो ये देखें, ये एक पूरी स्ट्रगल है उनकी, आप देखें उनकी जिंदगी की। रोहिल, फिर हम नाज़रीन को दिखाते हैं, एक पैकेज तैयार किया है, नाज़रीन ये पैकेज देखते हैं, फिर इसमें मजीद भी बात करेंगे। जिंदगी बनाई थी उसी ने ही लिखी जुदाई थी,
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی واحد خاتون ہیں۔ محترمہ شہید کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا، 2 بھائی قتل ہوئے، بدترین آمریتوں کا سامنا رہا، جلاوطنی کے دکھ بھی جھیلے، لیکن جمہوری جدوجہد سے پیچھے بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد ہارورڈ اور آکسفورڈ وہ درسگاہیں ہیں جہاں سے انہوں نے پولیٹیکل سائنس اور بین الاقوامی قوانین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور مبصرین کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے دونوں بیٹوں کے بجائے لاڈلی بیٹی کو اپنا سیاسی جانشین قرار دیا، اور پھر وقت نے اس فیصلے کو درست ثابت بھی کیا۔ میں ان غریب کارکنوں کی بہن ہوں جنہوں نے آمریت اور فیشزم کے خلاف جدوجہد کی۔ ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا تو بے نظیر بھٹو بیرون ملک رہ کر جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہیں۔ اپریل 1986 میں پاکستان واپس آئیں تو عوام نے بے مثال استقبال کیا۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ آج آپ نے اپنی بہن کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور اس کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے۔ تاہم 18 ماہ بعد ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ نومبر 1993 میں بے نظیر بھٹو ملک کی دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن 1996 میں پیپلز پارٹی کے ہی نامزد صدر نے حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مبینہ انتقامی کارروائیوں کے بعد بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی اختیار کی، تاہم 2007 میں انہوں نے پاکستان واپس آنے کا اعلان کیا اور جان کا خطرہ ہونے کے باوجود 18 اکتوبر 2007 کو کراچی پہنچیں۔ I feel very, very emotional coming back to my country. جہاں ان کے استقبالی جلوس اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ اس دوران بے نظیر بھٹو کو بار بار خطرات کی نشاندہی کی جاتی رہی، لیکن وہ خود کو عوام سے دور نہ رکھ سکیں۔ 27 دسمبر 2007 یہ وہ دن ہے جب راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا، جس کا نشانہ بن کر قوم کی محبوب لیڈر ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو اور بھائیوں مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج ان کی 70ویں برسی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے ملک بھر سے جیالوں کی گڑی خدا بخش آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ منظر رضوی، 5 نیوز، کراچی۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو ایک بولڈ انٹیلیجنٹ لیڈر تھی جن کا مشن پاکستان کو پراسپرس اور پروگریسو بنانا تھا۔ آپ نے رپورٹ بھی ملاحظہ کی۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے ٹاپک کی جانب۔ آج اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے جو ایک خواتین کے لیے اسپیشلی ایک اپنے آپ ایک مثال ہیں۔